सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं लेज़र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स। ये जो चैप्टर है ये बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और इसके बारे में हम क्रिस्प पे सब कुछ जानेंगे क्रक्स के थ्रू कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या क्वेश्चंस है जो आमतौर पे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, या क्या क्या बेसिक नॉलेज है जो आपको इस चैप्टर के बारे में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्रोनिम लेज़र स्टैंड्स फॉर। तो लेज़र जो है ये स्टैंड करता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म है ये। और आगे अगर बढ़ेंगे तो व्हाट आर द मेन स्पेशलिटीज़ ऑफ अ लेज़र बीम। क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, या फिर कहे तो क्या क्या फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स एक लेज़र बीम की। तो ये हाईली कोहेरेंट होते हैं, ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है इनका बहुत ज़्यादा नैरो होता है, और हाई एनर्जी कोहेरेंट होते हैं इनका। इसका मतलब इनका जो ब्राइटनेस होता है वो ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल बीम, एक नॉर्मल रे के हिसाब से। तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशलिटीज़ है लेज़र बीम की। और अब आगे चले तो सम एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी आया था। मेरे समय 5 पूछा गया था, मैंने यहाँ पे 6 लिस्ट किया है। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए लेज़र्स का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मॉड्यूलेटेड लेज़र बीम्स आर यूज टू ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहला में क्या बोला गया कि ऑप्टिकल फाइबर्स, आप लोगों को पता होगा, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कि ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का वायर होता है जो यूज़ किया जाता है। तो कम्युनिकेशन में लेज़र्स के थ्रू, उनके थ्रू ये कम्युनिकेट किया जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए ड्यू टू इट्स स्मॉल एंगुलर स्प्रेड, इसका जो स्मॉल एंगुलर स्प्रेड है इसके कारण जो लेज़र्स है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस को मापने के लिए, जैसे कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद इसको सर्जरी में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लडलेस सर्जरी, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ड्रिलिंग द टेथ, प्रिवेंटिंग टूथ डिके, ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट वगैरह वगैरह। और होलोग्राफी में यूज़ होता है। होलोग्राफी एक अलग से सेपरेट चैप्टर भी है, बट मे भी आपके सिलेबस में हो या ना हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कटिंग ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रिक सर्किट्स, अनब्लॉकिंग हार्ट वॉल्व्स, ये सारे चीज़ों में जो लेज़र है वो आमतौर पे यूज़ किया जाता है। अगला देखा जाए तो अब एक टॉपिक है हमारे पास, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। तो असल में जो प्रिंसिपल ऑफ लेज़र है ये जो है आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। बट फिर भी नील बोहर जो थे, चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते। फिर भी अकॉर्डिंग टू नील बोहर द एटम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। आइंस्टाइन proposed that such atoms can interact with incident electromagnetic waves in following three ways। तीन तरीके आइंस्टाइन ने प्रपोज किए। पहले स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या है, जो लेट एन एटम हैव टू एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, एक E1 एनर्जी स्टेट है, एक E2 एनर्जी स्टेट है। व्हेन अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बी इंसिडेंट ऑन सच एन एटम, देखिए एक फोटोन को इंसिडेंट किया गया है। तो और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो जब इसको हम लोग इंसिडेंट करें, डाल रहे हैं, तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देख सकें, यहाँ पे एक जो एटम या इलेक्ट्रॉन जो भी है वो पंप होके E2 यानी फाइनल स्टेट में चल जा रहा है, अपना एक्साइटेड स्टेट में चल जा रहा है। इसी फेनोमेना को या इसी जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को। और इसका जो ये जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किस इंटेंसिटी से रेडिएशन को गिराया जा रहा है। और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट E1, जितना E1 में एटम्स है वो, और किस फ्रिक्वेंसी से आ रहा है वो रेडिएशन, ये दोनों चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। बाय दिस प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स इन द इंसिडेंट बीम डिक्रीजेस। इससे क्या होता है, जो फोटोन का ये होता है डेंसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आगे अगर चला जाए तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको तीनों का फिगर दिया हुआ है। आगे अगर चला जाए तो हमारे पास देख सकते हैं कि तीनों का फिगर है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अब देखेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट बीइंग वेरी स्मॉल, एन एटम इन एनर्जी स्टेट E2 ट्रांजिट्स टू द स्टेट E1 गिविंग राइज टू एमिशन ऑफ फोटॉन। अच्छा, ये सब तो ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फिगर में अगर आप देख सकते हैं कि E2 से, इनिशियल स्टेट से, अगर
ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो जो एमिट हो रहा है रेडिएशन, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाम से समझ में आ रहा है एमिट हो रहा है, एमिशन का मतलब। और जो एमिट हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का, वो E2 माइनस E1 अपॉन एच के बराबर है, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसी फिनोमिनन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। E2 में जितना एटम है उस पर डिपेंड करता है। इससे पहले हमने देखा था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में कि E1 पे डिपेंड कर रहा था, E1 में जितना एटम है। ये जो है ये नंबर ऑफ एटम E2 पे डिपेंड कर रहा है। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन। ये जो है जो रेडिएशन एक्साइट हो रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है, उसका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहले वाले केस में इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा था, इस वाले केस में इंटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। Einstein proposed that an atom in the excited state E2 can transit to the ground state E1 being triggered by an incident photon of appropriate frequency and the emitted radiation is known as stimulated emission। देखिए, ये जो है ये है स्टिमुलेटेड एमिशन का फिगर। आप फिगर देख के समझ ही सकते क्या हो रहा है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताया गया स्टिमुलेटेड एमिशन में कि यही जो है ये लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए काम आता है। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन वर्सेस स्टिमुलेटेड एमिशन का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। ये डेफिनेशन आप लोगों को जानना चाहिए, पॉइंट्स जानना चाहिए। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एनी रेडिएशन, दिस प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय इंसिडेंट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं। इसका रेट ऑफ एमिशन और इसका रेट ऑफ ट्रांजिशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, और ये एक्साइटेड स्टेट एज वेल एज इंसिडेंट इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ रैंडम इन कैरेक्टर एंड रैंडम मिक्सचर ऑफ क्वांटा। क्वांटा आपको पता है बहुत छोटे ये होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। और ये जो 3 है इट इज़ हाईली डायरेक्शनल एंड ऑल क्वांटा हैव सेम वेवलेंथ। ये जो होता है हाईली डायरेक्शनल होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। हाईली डायरेक्शनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ही ये आगे बढ़ता है। उसके बाद द वेव कोइंसाइड नाइदर इन फ्रीक्वेंसी नॉर इन फेज। जो होता है जो वेव्स है वो फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों में ही कोइंसाइड नहीं करते हैं। द स्टिमुलेटेड फोटोन इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, फेज, डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सो इट इज कोहेरेंट। ये जो होते हैं ये इनकोहेरेंट होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है ये कोहेरेंट होता है। इट हैज़ नो रेलिवेंस विद लाइट एम्पलीफिकेशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का लाइट एम्पलीफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिमुलेटेड एमिशन जो है इट कैन डेवलप अ चेन रिएक्शन लीडिंग टू लाइट एम्पलीफिकेशन एंड हाईली इंटेंसिटी कोहेरेंट रेडिएशन। क्या बोल रहा है कि यही जो है ये चेन बनाता है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि स्टिमुलेटेड एमिशन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइंस ए एंड बी कोएफिशिएंट। आइंस्टाइन ए बी कोएफिशिएंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर एक स्टार बना लीजिए, सर्कल कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसका रिलेशन डिराइव करना पूछा ही जाता है हर बार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिस्टम हैविंग टू एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2। दो एनर्जी स्टेट दिया हुआ है, हैविंग नंबर ऑफ एटम्स N1 एंड N2। N1 एंड N2 पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या बोला जा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Then according to Maxwell-Boltzmann distribution law, the number of atoms in state E1 and E2 are N1 equals to N naught e का पावर माइनस E1 अपॉन KT एंड N2 इक्वल्स टू N naught e का पावर माइनस E2 अपॉन KT। जिस वजह से अगर N1 और N2 को हम लोग अगर डिवाइड करें तो इस तरह से लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू, इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो ये N naught कट जाएगा तो ये बचेगा e का पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो रिलेशन निकला है इसमें के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एन नॉट जो था वो नंबर ऑफ एटम्स था ग्राउंड स्टेट में, और एन टू जो है वो छोटा है एन1 से, क्योंकि ई2 जो है वो बड़ा है ई1 से। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, होपफुली समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार से बता दे रहा हूँ कि एक सिस्टम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसमें E1 और E2 जो दो एनर्जी लेवल्स है, और N1 और N2 का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। N1 और N2 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है, उसका रेशियो निकाले तो हम लोग कुछ इस तरह के इक्वेशन पे आके खड़े हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2। जो प्रोबेबिलिटी है ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी है N1 का, मतलब यहाँ से एटम जा रहा है E2 में, और ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस आ रहा है। आप एरो थोड़ा समझ सकते हैं, ये वापस आने का है और ये ऊपर जाने का है। ये दो डिफरेंसेस है। तो ऊपर जाने माने एक्साइटेड स्टेट में जाने का जो है प्रोबेबिलिटी वो P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इस तरह का साइन देके E न्यू है।
सो द नंबर ऑफ एटम डेट विल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है, प्रोबेबिलिटी अगर P12 से डिनोट करें तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, N1P12, जिसको लिखेंगे N1B12 E न्यू। अब आप पूछेंगे बी क्या है। B12 जो है वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और E न्यू जो है एनर्जी डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी का। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि अब B12 ने लिखा नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1। अब नीचे से तो ऊपर गए, अब वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे दो केसेस होगा, पहला केस होगा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का, और दूसरा, पहला केस होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन का, दूसरा होगा स्टिमुलेटेड एमिशन का। स्पॉन्टेनियस एमिशन को रिप्रेजेंट करेंगे N2A21 से, और स्टिमुलेटेड एमिशन को रिप्रेजेंट करेंगे N2B21 से। तो इसीलिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा क्या आएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो N2P21 क्या आएगा, N2A21 प्लस N2B21। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोगों को, इस वाले को और इस वाले को अगर ऐड कर देंगे, ये जो है, एक सेकेंड, इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगा ना। तो N2P21 क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर N2 कॉमन निकाले तो ये इक्वेशन पे आके हम लोग खड़े हुए। अब थर्मल इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होता है, दोनों तो बैलेंस होना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम में हम लोग को पता है सारे स्टेट्स इक्वल होंगे, तो क्योंकि इक्वल होगा जिस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं N1B12 E न्यू इक्वल्स टू N2, और ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग उतार दिए। यहाँ से ई न्यू कॉमन निकालेंगे हम लोग, ई न्यू कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पे आएगा, ई न्यू का एक आएगा इक्वेशन, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आगे जाएंगे, थोड़ा लास्ट पे पहुँच गए हैं। अब आइंस्टाइन ने पहले से ही प्रूव करके रखा है कि जो B12 है वो B21 के बराबर है, मतलब फर्स्ट से सेकेंड स्टेट में जाने का जो कोएफिशिएंट आइंस्टाइन का B12 वो सेकेंड से फर्स्ट आने के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि आइंस्टाइन प्रूव दैट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन B12 इक्वल्स टू B21। जिस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ई न्यू है वो A21 बाई B21 अपॉन N1 बाई N2 माइनस N1 है। इक्वेशन कंपेयर करिएगा आप लोग को तो मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के बाद यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। थोड़ा आप लोग पेन चलाइएगा तो आप लोग को समझ में आएगा ये कहाँ से है। मैं इस तरह से स्क्रीन पर भी बता नहीं पा रहा हूँ, और अगर आप लोग को डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में एक बार बता सकते हैं मुझे कि वापस से आइंस्टाइन ए बी कोएफिशिएंट एक्सप्लेन करना है। बट फिर भी मैं एक बार वापस से बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। मैंने कहा कि ऊपर में हम लोगों को ये जो इक्वेशन था, इस वाले इक्वेशन की मदद से हम लोग अब नीचे डिराइव करेंगे रिलेशन को। तो अब ये वो वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, इन दोनों के थ्रू हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो अगर नीचे जाएंगे अब तो हम लोग को मिलेगा ये, द एबव रिलेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। अब ई न्यू यहाँ पे तो हम लोग ई न्यू डिराइव किए इतना देर में, और प्लैंक रेडिएशन फार्मूला बोलता है कि ई न्यू जो है वो 8 पाई एच न्यू अपॉन सी क्यूब डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ई का पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। अब अगर इस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को साफ दिख रहा है ये ई न्यू जो है वो किसके बराबर होगा, इसके हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। जिस वजह से हम लोगों को ये वाला इक्वेशन निकल करके आ रहा है A21 अपॉन B21 इक्वल्स टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। यहाँ पे ए और बी जो है वो आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट्स है, आइंस्टाइन ए बी कोएफिशिएंट, और यही जो है यही हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हम लोगों को निकालना था। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पंपिंग जो है द मैकेनिज्म बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड इज कॉल्ड पंपिंग। अच्छा, अब आप लोग शायद पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, ये शायद मैंने एक क्वेश्चन ऊपर रखा था पॉपुलेशन इन्वर्जन का, कहीं तो था शायद इसके बाद, हाँ इसके बाद ही पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, सो पंपिंग क्या है, द मैकेनिज्म बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड इज कॉल्ड पंपिंग। पंपिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जा सकता है। अब डाउट आएगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। जब इवन स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम हो E2 स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो एटम्स और जो ग्राउंड स्टेट है उसमें कम हो। एक बार इसको हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। If the number of atoms in higher energy state is greater than number of atoms in lower energy state, then this situation is called population inversion. It is a prerequisite for a light amplification in a non-equilibrium distribution of atoms among various एनर्जी लेवल्स ऑफ सिस्टम। इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लाइट एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। और
इसमें क्या होता है, जो E1 में नंबर ऑफ एटम्स है वो कम होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन E2 से। तो ये वाला हो गया। अब यहाँ चलिए एक्सप्लेन पंपिंग। अब पंपिंग क्या है, वही पॉपुलेशन इन्वर्जन इसी से क्रिएट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ पंपिंग। पहला है ऑप्टिकल पंपिंग। इफ द मैकेनिज्म इन विच atoms of mediums are raised to higher energy state from lower then exposed to electromagnetic radiations। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू पंपिंग किया जाए तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब आप समझ ही गए होंगे, कुछ जैसे लेजर्स होते हैं, जैसे गैस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर होते हैं। वो क्या होते हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है बहुत ज़्यादा नैरो होता है, जिस वजह से ऑप्टिकल पंपिंग होता है वो नहीं हो सकता उसमें। अब इसीलिए क्या करते हैं, देयर फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज यूज फॉर क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इन सच लेजर्स। द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब कोलाइड विद न्यूट्रल एटम एंड अ फ्रैक्शन ऑफ देम आर रेज टू हायर एनर्जी स्टेट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक तरह का पंपिंग का मेथड है। दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन एटम्स। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है, एटम्स के बीच में कोलिजन करा के। चौथा है कुछ केमिकल रिएक्शंस करा के। और पांचवा जो है वो सेमीकंडक्टर के जंक्शन से इंजेक्शन करंट थ्रू जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों से पंपिंग अचीव किया जा सकता है, पंपिंग किया जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन देख लिए हैं। व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट। अच्छा, फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन टू ऑकर। अच्छा, पंपिंग तो हम लोग कर रहे हैं ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को लाने के लिए, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन होने का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का मस्ट बी ग्रेटर देन लाइफ टाइम ऑफ ऑर्डिनरी एनर्जी लेवल्स। इनका जो लाइफ टाइम होता है ना, वो एक्साइटेड स्टेट का ज़्यादा होना चाहिए ऑर्डिनरी से। मैंने क्या होता है, बहुत कम समय के लिए अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है या एटम एक्साइट हो रहा है तो मेटास्टेबल स्टेट नहीं हो पाएगा, अचीव नहीं हो पाएगा। जब मेटास्टेबल स्टेट तब होगा जब जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट का वो ज़्यादा हो, तो वैसे स्टेट को बोलेंगे मेटास्टेबल स्टेट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लाइफ टाइम इज़ वेरी लार्ज, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस डिके इज़ वेरी लो। ड्यू टू लार्ज लाइफ टाइम द एटम्स मेक ट्रांजिशन टू द मेटास्टेबल स्टेट फाइंड सफिशिएंट टाइम टू बी एक्यूमुलेटेड इन दिस लेवल एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑकर्स। यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है पॉपुलेशन इन्वर्जन में। अब देख लेते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। ये सबसे पहला सक्सेसफुल गैस लेज़र था और इन साइंटिस्ट ने उनको 1961 में डेवलप किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक कैथोड है, एक एनोड है, हीलियम और नियॉन का मिक्सचर है और इस तरह से इसका सेटअप बैठाया जाता है। इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है कि इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग बना के दिखाइए। तो सिस्टमेटिक डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। और उसके बाद एक अलग टाइप का है पल्स रूबी लेज़र। इसका भी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, आपको 2 मिरर, इसमें आपको 2 मिरर्स दिख रहे होंगे, M1 M2। एक रूबी रॉड दिखेगी ये वाली, एक फ्लैश लैंप आपको इस तरह का दिख रहा है और कूलेंट लगा हुआ है 2। आपको कैपेसिटर यहाँ पे मिल जाएगा, पावर सप्लाई मिलेगा और ये जो है ये शीट पार्शियली सिल्वर्ड है। तो ये इसका बस कंस्ट्रक्शन सेटअप है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे डिटेल में तो क्वेश्चन सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे एक शो करके रखा है सिस्टमेटिक वे में कि क्या क्या डिफरेंसेस है। एक्टिव मीडियम इसका क्या है, इसका क्या है। क्रोमियम है रूबी लेज़र में, इसमें 10:1 का रेशियो होता है। और पंपिंग एजेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम, नेचर ऑफ आउटपुट, ये सब एक सिस्टमेटिक वे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको जस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। उतना डिटेल में नहीं भी पढ़ने से चलेगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसका कंस्ट्रक्शन पे ही आता है, डायग्राम से आता है। और अगर फिर भी आप लोगों को जानना होगा तो ये चार्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेज़र्स के लिए मैंने जो मेन टॉपिक्स थे वो मेन टॉपिक्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए इस वीडियो में। अगर आप लोगों को डिटेल लेक्चर चाहिए लेज़र्स का, कि मैं हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये जो थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर थे मेनली, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर मैंने छाट के निकाला है। तो मे बी दिस बिकम हेल्पफुल फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, वी विल मीट यू सून।